गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमने उत्तराखंड के अभी तक 2 सीरीज़ें कंप्लीट कर ली है। आज हमारा तीसरी सीरीज़ है। चलो आइए इसे आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये क्वेश्चन अनुमान पेपरों में पूछा जाता है और इससे रिलेटिव बहुत ढेर सारे क्वेश्चन मैंने कई पेपरों में देखा भी है। यदि हम बात करें द अल्मोड़ा अखबार, मतलब अल्मोड़ा अखबार के बारे में आपने सभी लोगों ने सुना होगा कि अल्मोड़ा अखबार एक अखबार निकलता था पहले अल्मोड़े से। अब वो बंद हो चुका है, अब वो गढ़वाल के माध्यम से निकलता है। अगर हम इसके बारे में बात करें अल्मोड़ा अखबार के बारे में, तो इसमें बहुत अच्छी एक रोचक कहानी छिपी है, मगर उस परिस्थिति में ये चीज़ हमारे समाज में होना अति आवश्यक था। परंतु आज के दृष्टिकोण से देखें, यदि हम इसे याद करने का एक सरल तरीका है, इसमें एक रोचक कहानी है, उस कहानी को आप याद रखिए। अल्मोड़ा अखबार के बारे में आप कभी नहीं बोलोगे। यदि मैं बात करूं अल्मोड़ा अखबार की शुरुआती दौर की बात करूं, तो ये साल 1871 में अल्मोड़ा अखबार नामक हिंदी समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। अल्मोड़ा में हिंदी नामक ये समाचार पत्र का जब प्रकाशन हुआ 1871 में, इसे नोट रखिए आप, 1871 में अल्मोड़ा अखबार नामक हिंदी समाचार पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा जनपद से हुआ। इसके जो संस्थापक थे या संपादक थे वो थे बुद्धि बल्लभ पंत जी, इसके संस्थापक और संपादक भी रहे हैं। यदि बात करूं इनके जीवन काल की, तो जब ये छोटी अवस्था में थे तो इनको नावल पढ़ना, किताबें पढ़ना, इसमें बहुत अधिक रुचि हुआ करती थी। उस समय अल्मोड़े में ब्रिटिश सरकार का बोलबाला हुआ करता था, तो उनके माध्यम से जो पत्रिकाएं छपती थी, दैनिक या मासिक, तो उन पर पढ़ने की इनकी रोचकता बढ़ती हुई जा रही थी। इनके द्वारा सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए अंग्रेजों द्वारा जो हमारे पर बर्बरता बरसाई जा रही थी, उसको प्रकाश में लाने के लिए एक माध्यम था अल्मोड़ा अखबार का जो इन्होंने संपादन किया। इससे ग्रामीणों की समस्याओं को जनता के सम्मुख से रखना, ब्रिटिश सरकार के सम्मुख से रखना। और जब इनके 48 साल के जब जीवन काल में जो इनका संपादन का जो क्रम रहा, बुद्धि बल्लभ पंत जी इसके वो रहे संस्थापक, और जो इसके जो अन्य शाखाओं में जिन्होंने अपना योगदान दिया, मुंशी इनायत अली, जीवानंद जोशी, सदानंद सनवाल, विष्णुदत्त जोशी तथा 1913 में बद्रीदत्त पांडे ने भी इसमें अपना प्रतिभाग प्रारंभ किया। यदि मैं इस अखबार की बात करूं, शुरुआती में ये अखबार जो सप्ताह में निकलता था, फिर इसको मासिक तौर पर निकाला गया, फिर इसको पाक्षिक रूप में भी निकालना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन जब बद्रीदत्त इस अखबार से जुड़े थे, तो उन्होंने इसका साप्ताहिक प्रकाशन प्रारंभ कर दिया। और इसके जो इस पत्र के जो प्रमुख आंचलिक समस्याएं जो थी, वो कुल्ली बगैर जंगल बंदोबस्त था, बाल विवाह था, मदिरा का सेवन निषेध करने का था, महिलाओं के अधिकार के बारे में इसमें चर्चाएं की थी। ग्रामीण समस्याओं को रखने में इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। यदि मैं बात करूं 1918 में एक अंग्रेज अधिकारी लोमस ने अल्मोड़ा में एक कुली को गोली मार दी थी। वो ऐसा रहा, जब उसने अपने लिए शराब मंगाई उस कुली से, तो क्या हुआ, कुली को थोड़ा देर लग गई होगी शराब लाने में, तो उसने उससे नाराज होकर, गुस्से में आकर उसे गोली मार दी। तो बद्रीदत्त पांडे ने तो ये प्रकाशन अल्मोड़ा अखबार के फ्रंट पेज पे इसे निकाला, और बाद में लोमस जो ब्रिटिश अधिकारी था, तो उसने इस पे अपनी सफाई दी। उसने कहा कि मैं जंगल में मुर्गी का शिकार करने गया था, गलती से ये गोली कूली को लग गई। जिस समय ये घटनाक्रम
पूरा चल रहा था, तो वो महीना था अप्रैल का। तो जो ये सारा घटनाक्रम अप्रैल के माह में घटित हुआ, तो अप्रैल माह में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया था कि इस महीने में किसी भी प्रकार का कोई शिकार नहीं करेगा, और इसमें पूर्ण तरह से पाबंदियां लगाई हुई थी सरकार द्वारा। पांडे जी ने यह खबर अखबार अल्मोड़ा अखबार में छापा। अप्रैल के महीने में एक कहावत बन गई थी इसमें, जब अल्मोड़ा अखबार में यह प्रकाशन छपा, तो अप्रैल महीने में लोमस जंगल में शिकार कैसे कर सकते हैं, जबकि इस महीने तो कोई शिकार खेलना ही नहीं जा सकता, इसमें प्रतिबंध है। तो इससे क्रोधित होकर जब ये समाचारों में ये चीज़ प्रकाशित हो गया, तो इससे क्रोधित होकर ब्रिटिश सरकार द्वारा अल्मोड़ा अखबार को बंद करा दिया गया, क्योंकि भैया उनकी आलोचनाएं इस अखबार के माध्यम से जनता के सम्मुख से कर दी गई थी। इस संबंध में गढ़वाल समाचार पत्र में भी एक लेख छपा, जिसका शीर्षक था, जिस प्रकार से अल्मोड़ा अखबार का प्रारंभ हुआ था, उसी प्रकार से गढ़वाल में भी अखबार साप्ताहिक अखबार चलता था, जिसमें एक शीर्षक छपा था, जो एक गोली के 3 शिकार। मतलब एक गोली से किस प्रकार से शिकार हुए वो दर्शाना चाहता है। पहली गोली किसे लगी? मुर्गी को, फिर कूली को, फिर अल्मोड़ा अखबार को। कहने का मतलब है भैया, कूली को लोमस द्वारा गोली मारी गई, और उसने बहाना क्या मारा, मैं जंगल में मुर्गी का शिकार खेलने गया था। ये चीज़ रही। तीसरा बिंदु रही कि अल्मोड़ा अखबार को ब्रिटिश सरकार द्वारा बंद करा दिया गया। ये इसका एक कहावत रही, एक गोली के 3 शिकार, मुर्गी, कूली और अल्मोड़ा अखबार। अब अल्मोड़ा अखबार बंद होने के बाद जब बद्रीदत्त पांडे के ने शक्ति नामक, उन्होंने जब ये अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया, तो बद्रीदत्त पांडे द्वारा शक्ति नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया, जिसका प्रकाशन, यदि हम बात करें, जिसका प्रकाशन वर्तमान समय में भी हो रहा है। ठीक है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें एक क्वेश्चन तो ये आ जाता है कि कुल्लू बेगर कब हुआ था, और बद्रीदत्त पांडे इसमें कब जुड़े थे, और दूसरा ये आ जाता है कि जब ये शिकार खेला गया था, तो ये कौन से महीने में खेला गया था, और इसकी जो कहावत रही ये क्या रही। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आप इन्हें शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, इसे एपन गर्ल के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। नैनीताल जनपद के रामनगर की रहने वाली मीनाक्षी खाती को एपन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी छोटी सी आयु में एपन ड्राइंग एंड पेंटिंग में इन्होंने MA किया, और उसके बाद इनका जो रुझान रहा, हमारी जो पहाड़ी संस्कृति है उसकी तरफ इनका ज़्यादा झुकाव रहा। लोक कला को इन्होंने प्रेरित करने के लिए जो विलुप्ति की कगार पे चली गई थी, लोग उससे अनभिज्ञ हो गए थे। तो मीना खाती द्वारा ऐपण को प्रमोट किया गया, उनके द्वारा ऐपण बनाए गए, और वह चित्रकला को इस नए आयाम में ढाला। इन्होंने एक नया पहचान दिलाने की कोशिश की। और यदि बात करूँ, वह उत्तराखंड के लोग जो कला है ना हमारी, को ऐपण को नई पहचान और नई दिशा दिलाने की कोशिश कर रही थी। मीनाक्षी ने ऐपण को नया रूप तो प्रदान किया, साथ ही उनको समाज के दायरे में लाने की कोशिश करी, और लोगों तक उनको एक मैसेज के माध्यम से उन्हें ये परिचय कराया कि हमारी उत्तराखंड की जो लोक कला है वो बहुत ही खूबसूरत है। उसे हम उत्सव, त्योहारों में और सजावटी सामानों में और इत्यादि चीज़ों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, और इससे अपना रोज़गार भी प्रारंभ कर सकते हैं। यदि मीनाक्षी की बात करें, तो इन्होंने बहुत ढेर सारी चीज़ें बनाई हुई हैं ऐपण से संबंधित। उन्होंने चाय के कप बनाए हैं, नेम प्लेट बनाई है, चाबी बनाई है, और रिंग बनाई है। पूजा की थाली, जब शादी विवाहों में जो घड़ों का यूज़ किया जाता है, जो चौकी का यूज़ किया जाता है, उनमें भी इन्होंने बहुत अच्छी कलाकारी की गई है ऐपण के माध्यम से। और ऐपण को लेके विभिन्न इन्होंने प्रयोग किए हैं। अगर वर्तमान में मीनाक्षी की बात करें, तो इन्होंने मानव कृति द ऐपण
प्रोजेक्टर नाम से एक प्रोजेक्ट संचालित कर रही हैं, जिसमें लोग जुड़ते ही जा रहे हैं और ये हमारे उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। पिछले ही सप्ताह इन्होंने मुंबई में अपनी एक प्रदर्शनी लगाई हुई थी, जिसमें भगत सिंह कोश्यारी द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था। उन्हें एपन द गर्ल नामक एक मासिक पत्रिका के तौर पे इन्हें निकालने का एक वचन दिया है भगत सिंह कोश्यारी ने। तो ये हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण गर्व की बात है कि ऐसी महिला हमारे प्रदेश में है जो हमारी लोक कला को आगे बढ़ा रही है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बात करें हम राज्य के प्रमुख बुग्याल, ये क्या होता है। यदि मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करूं कि राज्य के प्रमुख बुग्याल होते क्या हैं। नदन काना यह फूलों की घाटी के ऊपर का क्षेत्र है, जहाँ चंपावत की जो फूलों की घाटी जो है, तो उसके जो ऊपरी क्षेत्र का जो मध्यांतर भाग है पूर्व की तरफ, वहाँ पर ये फूलों की घाटी के ऊपर, जस्ट जो फूलों की घाटी है उसके ऊपर का ये चढ़ा हुआ गाह है, जहाँ पर बहुत ढेर सारी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। और औली दूसरा है। औली, ये प्रमुख बुग्यालों की बात कर रहा हूँ। औली जो चमोली जोशीमठ से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह साप्ताहिक पर्यटन के लिए भी विश्व विख्यात है। अब जोशीमठ, औली को कौन नहीं जाता है। यहाँ पर बर्फ़ में स्केटिंग की जाती है। देश विदेश से यहाँ पर स्केटिंग करने के लिए आते हैं। यहाँ पर शीतकालीन विंटर गेम भी आयोजित किए जाते हैं उत्तराखंड सरकार द्वारा। और कैला, यह बुग्याल बद्रीनाथ के चारों ओर फैला है। एक कैला बुग्याल है जो बद्रीनाथ के चारों तरफ फैला है। रूपकुंड की बात करें, ये रूपकुंड चमोली जनपद में स्थित है। यहाँ फेम कमल पुष्प अधिक मिलते हैं। जो फेम कमल पुष्प है, जो एक कमल की प्रजाति है, तो वो पुष्प यहाँ पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और उसकी अधिकता यहाँ पर मिलती है। और कल्पनाथ एक बुग्याल है, कल्पनाथ, ये भी चमोली में ही है, जो बद्री मार्ग पर स्थित है। और केदार कांडा, ये उत्तरकाशी मखमली घास, कहते हैं कि केदारनाथ कांडा है, जो ये मखमली घास के बड़े बड़े पहाड़ मैदान के तौर पे वहाँ पर चरा हुआ है, जहाँ पर चरा हुआ है अपने पशुओं को लेके भ्रमण करते हैं और विचरित करते हैं यहाँ पर अच्छी तरह से। यहाँ पर एक प्राकृतिक सौंदर्य की प्राप्ति होती है। चोपता बुग्याल, अब ये चोपता बुग्याल क्या है, ये भी एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चोपता बुग्याल को क्या कहा जाता है, इसे किस नाम से भी जाना जाता है। इसको गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। जिस प्रकार से हमारे कौसानी को अल्मोड़ा में कौसानी को स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी गई है, उसी प्रकार से चोपता बुग्याल को, जो गढ़वाल का है, उसे स्विट्जरलैंड का दर्जा मिला है, उसे भी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। चोपता बुग्याल का जो यह है 2900 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। ये नोट कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टिकोण से। चोपता बुग्याल 2900 किलोमीटर 2900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। किलोमीटर जो बोला मैंने, सॉरी, ये मिस्टेक हो गई थी। चोपता बुग्याल 2900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब गोपेश्वर ऊखीमठ, ये भी केदारनाथ मार्ग पर स्थित है। ये भी बुग्याल है। यहाँ पर भी बुग्याल का एक प्रमुख स्थल माना जाता है। इसे भी हमने आपको जो राज्य के जो प्रमुख बुग्यालों के बारे में हमने आपको बताया, ये भी, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं हम उत्तराखंड के लिए जो वरदान साबित होते हैं जो वृक्ष, उनमें से एक है हमारा बांज का वृक्ष। ये उत्तराखंड के पहाड़ों के लिए, जहाँ पर ये बांज के वृक्ष पाए जाते हैं, ये किसी वरदान से कम नहीं है। जिस प्रकार से आज
हमारे उत्तराखंड में जो प्राकृतिक स्रोत हैं, जल स्रोत हैं, ये इन्हीं वृक्षों की बदौलत है। और जो ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में हमें शुद्ध तौर पे मिलती है, ये भी इन्हीं बांज के वृक्षों से हमें प्राप्त होती है। यदि बांज के वृक्ष की बात करें, ये शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है जिसका रासायनिक नाम कवरकस ल्यूकोटाकोरोफोरा है। इस वृक्ष को शिव की जटा भी कहा जाता है। हमारी उत्तराखंड लोक संस्कृति में इस वृक्ष को शिव की जटा के तौर पे भी संबोधित किया गया है। यदि मैं इस बांस के वृक्ष की बात करूं, जब ये एक वयस्क वृक्ष अपने स्वभाव में होता है, पूर्ण जीवन के अपने स्वभाव में जब पहुंच जाता है, कहते हैं ये अपने जीवन काल में 1 करोड़ 40 लाख रुपये के मूल्य का पर्यावरणीय लाभ प्रदान करता है। अगर हम रुपयों की बात करें, 1 करोड़ 40 लाख, कोई आप कल्पना कीजिए, इतने रुपये के मूल्य का हमें ये पर्यावरणीय लाभ पहुंचाता है। किन किन चीज़ों से हमें लाभ पहुंचाता है, ये आपको पता होगा। ये हमें शुद्ध ऑक्सीजन देता है। हमें ये जो इसकी जड़ें होती हैं वो 3.5 घन मीटर पानी रोकने की इसकी क्षमता होती है। जब बरसात होती है, जब पहाड़ों में जब बरसात होती है, तो ये पानी को अपनी जड़ों में स्टोर कर लेते हैं, रोक लेती हैं। एक उसका जो भूमिगत जल के तौर पे ये काम करते हैं। और इससे आज पहाड़ों पर जहाँ पर पानी की समस्याएं हैं, वहाँ पर जहाँ पर बांस की वृक्ष अधिक हैं, वहाँ पर पानी की उतनी समस्याएं नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक तौर पे हमें जल प्राप्त होता है। और ये वृक्ष आज उत्तराखंड के संपूर्ण उत्तराखंड में पाए जाते हैं। जहाँ पर चीड़ के वृक्ष हैं, यदि चीड़ के वृक्ष के स्थान पर हम ये ओक के वृक्ष, बांस के वृक्ष इत्यादि लगाएं, तो उत्तराखंड एक ग्रीन स्टेट के तौर पे उभर के सम्मुख से आ सकता है। यदि मैं बात करूं बांस के वृक्षों के, तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बांस का वृक्ष लगाना चाहिए। आप लगा लिए, अगर ये अपने जीवन काल में हमें 1 करोड़ 40 लाख रुपये कीमत का पर्यावरणीय अगर लाभ पहुंचाता है, यदि हर व्यक्ति इस वृक्ष को अपना ठान ले कि हमें एक वृक्ष लगाना है अपने जीवन में, तो बांस का वृक्ष लगाएं। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब कुमाऊं क्षेत्र के किले क्या होते हैं? अब यदि हम किलों की बात कर रहे हैं, अब जो टॉपिक आया किले क्या होते हैं? सर्वप्रथम ये समझिए, जब उत्तराखंड में, ये गढ़वाल में या कुमाऊं क्षेत्र में, तो उस समय राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। यहाँ पर अलग अलग राजाओं ने शासन काल किया है अपना। जैसे हम ब्रिटिश सरकार द्वारा भी यहाँ पर अपने प्रतिनिधित्व दिया गया है, गोरखाओं द्वारा भी यहाँ प्रतिनिधित्व किया गया है इस क्षेत्रों का। अगर हम बात करें कुमाऊं के किले, तो कुमाऊं के किले के अंतर्गत पहले जो नाम वर्णित होता है, अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत खगमरा किला। ये खगमरा किला अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित इस किले का निर्माण जो करवाया गया था, राजा भीमचंद्र ने 1555 से 1560 के मध्य कराया था। जब राजा भीमचंद्र द्वारा अल्मोड़ा में प्रवास किया गया था, तो वहाँ पर अपने रहने के लिए, अपने सैन्य के लिए रहने के लिए, अपने मंत्रियों के रहने के लिए वहाँ पर किलों का निर्माण किया गया था। आज जो खंडर के तौर पे खंडर बन चुके हैं, आज उसके साक्ष्य हमें देखने को प्राप्त होते हैं। कुछ ऐसे किले भी हैं जो सरकार द्वारा संरक्षित किए गए हैं। ठीक है, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग किले प्राप्त हुए हैं, अलग अलग राजाओं द्वारा उसे अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं। और लाख मंडी किला, ये भी अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आता है। ये देखिए, खगमरा भी अल्मोड़ा जनपद में ही है और लाख मंडी किला भी अल्मोड़ा जनपद में ही है। ये क्वेश्चन कभी बहुत बार मैंने देखा है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, समूह गाँव में, समाज कल्याण के पेपर में भी, जो समाज कल्याण अधिकारी का पेपर है, समीक्षा अधिकारी के पेपर में भी खगमरा किला के बारे में उल्लेख किया गया है कि यह खगमरा किला किस जनपद में स्थित है और लाख मंडी किला किस शहर के अंतर्गत आता है। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया था। अब लाल मंडी किला अल्मोड़ा के जो पलटन बाजार है, पलटन बाजार में जो हमारे छावनी है के भीतर
1563 में इस किले का निर्माण राजा कल्याण चंद्र द्वारा इसे बनाया गया था, जो आज पूर्ण तरीके से सुरक्षित किले के तौर पर अगर हम देखें तो ये लाख मंडी किला जो अभी छावनी के अंतर्गत है, अगर अभी इसमें सेना द्वारा इसको संचालित किया जाता है, इसको सुरक्षित करने का एक जिम्मा सेना के पास है। और यदि हम इसकी बात करें, इसे कोट मोयरा भी कहा जाता है। अब राजबुंगा किला कहाँ है? राजबुंगा किला कहाँ है? अब देखिए, आप किलों की बात कर रहे हैं हम कुमाऊं क्षेत्र की, तो उसके अंतर्गत पहला किला है खगमरा किला, अल्मोड़ा में है। लाख मंडी किला जो है अल्मोड़ा में भी है, वो पलटन बाजार में छावनी के अंतर्गत है। अब राजबुंगा किला ये चंपावत में स्थित है। चंपावत में स्थित है। इस किले को चंद्रवंशी राजा सोमचंद द्वारा बनाया गया है। इसे नोट कर लीजिए, राजबुंगा किला किसके द्वारा बनाया गया है और ये किस जनपद के अंतर्गत आता है? ये जनपद है चंपावत, और ये चंद्रवंशी जो राजा रहे हैं सोमचंद द्वारा इसे निर्मित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करें हम साहित्य की, तो साहित्य के क्षेत्र में सुमित्रानंद जी का वर्णन ना करें ऐसा नहीं हो सकता है। साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है और इनके द्वारा साहित्य को एक नई पहचान मिली। उत्तराखंड का इन्होंने नाम रोशन किया। इनके बदौलत आज उत्तराखंड के जो साहित्य के क्षेत्र में जितना भी अग्रणी स्थान इन कवियों द्वारा जो प्राप्त किया गया है, वो अन्य किसी को वो स्थान आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। यदि हम सुमित्रानंद जी की बात करें, जब अल्मोड़ा का विभाजन नहीं हुआ था, अल्मोड़ा से अलग होकर बागेश्वर जनपद का विभाजन नहीं हुआ, अभाज्य अल्मोड़ा जिसे हम कहें, तो इनका जन्म 20 मई 1990 को अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत हुआ। आज ये बागेश्वर जनपद के अंतर्गत आता है। अब हम इसे ये भी कह सकते हैं, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सुमित्रानंद जी का जन्म किस जनपद के अंतर्गत हुआ। यदि उसमें बागेश्वर का उल्लेख नहीं होता है तो आप उसे अल्मोड़ा कीजिएगा। यदि अल्मोड़ा और बागेश्वर आता है तो आप उसे बागेश्वर टिक कीजिएगा, क्योंकि अब ये क्षेत्र बागेश्वर जनपद के अंतर्गत आता है। यदि हम इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म 20 मई 1900 में इनका जन्म हुआ था। अब यदि हम इनका देहांत की बात करें, ये 28 दिसंबर 1977 को इनका देहांत हुआ था। ठीक है, इनका जो कार्य क्षेत्र रहा वो हिंदी साहित्य में इनका कार्य क्षेत्र रहा है। ये हिंदी साहित्य में छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभों में से एक स्तंभ माना जाए, जो हिंदी साहित्य में जिन कवियों ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में एक स्तंभ के तौर पर माना जाता था, उनमें इनका नाम भी मशहूर है। जैसे मान लीजिए छायावाद के जो प्रमुख जो चार स्तंभ हैं उस युग के, उसके अंतर्गत जयशंकर प्रसाद प्रमुख थे, महादेवी वर्मा भी थी, और सूर्यकांत त्रिपाठी और निराला और राम कुमार वर्मा जैसे कवियों का उस छायावाद युग को कहा जाता था। उस युग को कहा जाता, छायावादी युग जो कहा जाता था, वो इन कवियों के युग को कहा जाता था। इनका जैसा कोई अन्य कवि नहीं रहा उत्तराखंड में। यदि हम इनके जन्म की बात तो हमने आपसे कर ली कि भैया इनका जन्म कौसानी में कौसानी के अंतर्गत हुआ है, जो बागेश्वर जनपद के अंतर्गत आता है, 20 मई 1990 में हुआ था। इनकी जो शिक्षा, इनका जो नाम था, प्रारंभिक जो इनका नाम रखा गया था वो गुसाई दत्त इनका प्रारंभिक नाम था। वह गंगा दत्त की 8वीं संतान के तौर पर ये सुमित्रानंद पंत जी थे, जिनका नाम गोसाई दत्त रखा गया था। यदि हम इनके नाम का जो परिवर्तन हुआ वो किस प्रकार से, जब ये 1910 में शिक्षा प्राप्त करने के राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में जब इन्होंने अपना एडमिशन लिया तो उन्होंने अपना नाम वहाँ परिवर्तन कर दिया। तो उन्होंने अपना नाम जो गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंद पंत रख दिया। और इन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया, पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है। यदि हम पद्म
विभूषण की बात करें तो वो उन्हें 1961 में इन्हें ये पद्म विभूषण प्राप्त हुआ, और चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में इन्हें दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में भी इन्हें दिया गया, और सोवियत लोकायत के लिए लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे उच्च सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया। यदि हम इनकी कृतियों की बात करें, इनके द्वारा जो रचित प्रमुख कृतियां हैं, उसमें युगवाणी 1938 में प्रकाशित किया गया था, और वाणी 1919 में, लोकायत 1964 में, और पल्लव वो किया गया था 1926 में, और गुंजन 1932 में, युगांत 1937 में, युगपथ 1949 में, और मुक्ति यज्ञ स्वीकार किरण जो इन्होंने जो लिखी जो साहित्य में वो लिखा था इन्होंने 1947 में, और स्वर्ण धूमिल 1947 में, उत्तरा 1949 में इत्यादि रमणीय साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। जो मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप इन्हें हो सके तो अपनी बुक में भी उतार लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी सीरीज को, साहित्य के क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए मंगलेश डंगवाल का भी आपने नाम सुना होगा। ये गढ़वाल के कवि रहे हैं, साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने भी नाम अपना दर्ज किया हुआ है। यदि हम मंगलेश डंगवाल की बात करें, इनका जन्म 16 मई 1948 को टिहरी गढ़वाल जो उत्तराखंड के काफली पानी गांव में इनका जन्म हुआ था। यदि हम इनके साहित्य के क्षेत्र के जीवन की बात करें तो दिल्ली हिंदी एकेडमी से साहित्य सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ है। कुमारविल स्मृति पुरस्कार इन्हें भी सम्मानित किया गया है। और यदि हम इनकी बात करें, इनकी जो सर्वश्रेष्ठ जो रचना है वो हमने जो देखा है, वो इन्हें इस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी द्वारा 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और मंगलेश डंगवाल की ख्याति की यदि हम बात करें, इनका जो स्वभाव है ये बहुत ही रमणीय है, और जो इनको जो जाना जाता है वो हिंदी अनुवादक के तौर पे इन्हें जाना है। इन्हें काफ़ी भाषाओं का ज्ञान है। यदि हम इनकी बात करें, मंगलेश जी की जो कविताएं हैं भारत में ही नहीं अपितु पूर्ण संसार भर में जो साहित्य के प्रेमी हैं वो इनकी कविताओं का लुत्फ उठाते हैं। और इनकी यदि हम भाषाओं की बात करें, इन्हें अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनिश और बंगाली इत्यादि भाषाओं में इन्होंने अनेक अनुवाद में इनके प्रकाशन हो चुके हैं। यदि मंगलेश डंगवाल की जो यदि हम 5 काव्य संग्रह की बात करें, महत्वपूर्ण बन जाती हैं। कभी एक क्वेश्चन मैंने देखा था, पीसीएस में भी आया था और समूह गाँव में भी पूछा गया था। यदि हम देखें 2011 का जो पेपर आया था एलटी का, उसमें भी इस क्वेश्चन का उल्लेख किया गया था कि पहाड़ पर लालटेन किसके द्वारा रचित है। ये पहाड़ पे जो लालटेन है ना, ये मंगलेश डंगवाल द्वारा रचित की हुई है। इनकी जो प्रमुख काव्य जो संग्रह, जो 5 इनके जो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह रहे हैं, उसमें पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं वो भी महत्वपूर्ण है। ये जो इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, हम जो देखते हैं, मैंने इसे पढ़ा है, बहुत अच्छी इनका ये काव्य संग्रह है। आवाज़ भी एक जगह है और नए युग में शत्रु, ये जो महत्वपूर्ण लेख हैं इनके, यदि आपको कभी समय मिला तो इसे पढ़िएगा ज़रूर। इसके अतिरिक्त इन्होंने 2 गद्य संग्रह भी इनके द्वारा उल्लेखित किए गए हैं, जिसमें रोटी और कवि का अकेलापन के साथ साथ इन्होंने यात्रा वृत्त में एक आयोग भी प्रकाशित किया गया है इनके द्वारा। ये अपने दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कवि हैं उत्तराखंड के। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही। यदि आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अगली वीडियो आपके समक्ष जल्दी लाएंगे।